ड्रग स्मगलिंग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और अच्छी बात यह है कि सरकार का भी इस पर पूरा ध्यान है। माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक बुलाई है, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है, पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी साथ में है और ये कहा है कि जो ड्रग स्मगलिंग है इससे टेरर फंडिंग हो रही है, इसलिए इसके खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। मैं पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूं कि ड्रग स्मगलिंग से केवल टेरर फंडिंग नहीं हो रही है, बल्कि ड्रग स्मगलिंग से माओवादियों को भी फंडिंग हो रही है, नक्सलियों को भी फंडिंग हो रही है, जिहादियों को भी फंडिंग हो रही है। ड्रग स्मगलिंग से मिशनरियों को भी फंडिंग हो रही है। ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आ रहा है उससे लब जिहाद की फंडिंग हो रही है। ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आ रहा है उससे लैंड जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है। ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आ रहा है उससे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने के लिए भी यूज किया जा रहा है। ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आ रहा है उससे कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों और कन्वर्जन कराने वाले जिहादियों को भी फंडिंग हो रही है। ड्रग स्मगलिंग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ड्रग स्मगलिंग के जरिए यूनिवर्सिटीज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में जो यंग जनरेशन है, जो युवा है, उसको नशेड़ी बनाया जा रहा है और नशेड़ी बना के उसमें धीरे धीरे उसको नपुंसक बनाया जा रहा है। ड्रग स्मगलिंग के जरिए कॉलेज में जाने वाली हमारी जो बेटियां हैं उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है और ड्रग एडिक्ट बना के धीरे धीरे उनके अंदर बाजपन की बीमारी पैदा हो रही है। तो एक तरफ लड़के ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं तो नपुंसक हो रहे हैं, बाजपन, और उनमें बाजपन का खतरा बढ़ रहा है, उससे फिर आने वाला उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। दूसरी तरफ ड्रग स्मगलिंग के जरिए घुसपैठ को प्रमोट किया जा रहा है, लब जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है, लैंड जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है, धर्मांतरण जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है, घुसपैठ जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए ड्रग स्मगलिंग अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। पंजाब को जो कन्वर्ट किया है वो ड्रग स्मगलिंग के जरिए कन्वर्ट किया है। पंजाब जो हमारा सबसे बड़ा राज्य था, जहां अपना सिख रेजिमेंट है, हर गांव में 2-4 सैनिक हुआ करते थे, आज की डेट में उस पंजाब की हालत क्या हो गई? गांव के गांव वीरान होते जा रहे, गांव के गांव ड्रग के चपेट में आ गए हैं। और वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि सिख पंथ की स्थापना वहां हुई थी। भारत को बचाने के लिए, सनातन को बचाने की लड़ाई पंजाब से शुरू हुई थी, इसलिए उन्होंने पूरा ड्रग का कारोबार फैलाया, वहां पे यंग जनरेशन को नशेड़ी बनाया और जब आदमी नशेड़ी हो जाता है उसको कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। आज पंजाब 25% कन्वर्ट हो चुका है और जो कन्वर्जन का वहाँ बढ़िया तरीका उन्होंने अपनाया है वो ड्रग को। तो इसलिए हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, घर में क्लेश भी बढ़ रहा है। घर में जब लाखों माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है, लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है, इसलिए ड्रग स्मगलिंग को रोकना जरूरी है, इसके खिलाफ कठोर कानून बनाना जरूरी है। ड्रग स्मगलिंग का पूरा कारोबार कैश में होता है, हवाला के जरिए होता है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये चीज सिद्ध हो चुकी है कि जितनी बड़ी करेंसी होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी करेंसी होता है उतनी ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट होती है और जितनी बड़ी करेंसी होती है उतनी ज्यादा ड्रग स्मगलिंग होती है। तो ड्रग स्मगलिंग रोकना है तो सबसे पहले हमें बड़ी करेंसी को रोकना पड़ेगा। 2000 रुपए की नोट बंद हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस 500 रुपए की नोट भी बंद करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़े नोट की भारत में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि भारत के 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। फिर 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत क्या है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, मैं कह रहा हूं 50% ड्रग स्मगलिंग तुरंत बंद हो जाएगी। ड्रग स्मगलिंग रोकना है तो कैश लेन देन की लिमिट सेट करना पड़ेगा। जब तक कैश लेन देन चलता रहेगा तब तक ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी। जो ड्रग खरीदी जाती है वो भी कैश में खरीदी जाती है और जो ड्रग बिकती है वो भी कैश में बिकती है। ना ऑनलाइन, न तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए ड्रग खरीदी जाती है और न बैंक में ट्रांजैक्शन के जरिए ड्रग बेची जाती है। सारा का सारा कारोबार कैश में होता है। इसलिए 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन रोकना जरूरी है। अब ये टाइम आ चुका है कि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, 2000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए। और जो ड्रग स्मगलिंग से पैसा आता है उससे आदमी क्या करता है? बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदता है, बड़े बड़े बंगलो खरीदता है, बड़े बड़े फ्लैट खरीदता है, महंगी गाड़ियां खरीदता है, अय्यासी करता है। यही तो करता है, लग्जरी गाड़ियों में घूमेगा, 5 स्टार होटलों में रुकेगा, बिजनेस क्लास का एयर टिकट खरीदेगा। जैसे ही 2000 रुपए से महंगे चीज का आपका कैश लेन देन बंद हो जाएगा,
फिर आदमी ड्रग स्मगलिंग करके जो पैसा कमाएगा उसको करेगा क्या? जब बिजली का बिल भी 2000 रुपये से ज़्यादा होगा वो भी उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। घर का कोई भी खर्चा होगा 2000 रुपये से महंगा उसको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, अपने आप में रुक जाएगा। तो 100 रुपये से अगर ड्रग स्मगलिंग रोकना है, भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 2000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी नशा तस्करी के लिए अलग कानून चल रहा है, काला धन के लिए अलग कानून चल रहा है, हवाला के लिए अलग कानून चल रहा है, बेनामी लेन देन का अलग कानून चल रहा है, भ्रष्टाचार का अलग कानून चल रहा है। इसको मर्ज करके ये जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसी में एक एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा। एक चैप्टर इसमें जोड़ दिया जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, एक चैप्टर जोड़ दिया जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, एक चैप्टर जोड़ दिया जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्लैक मनी, एक चैप्टर जोड़ दिया जाए ऑफेंस रिलेटिंग टू डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट। अल्टीमेटली आदमी ड्रग स्मगलिंग के बाद पैसा कमाता है, आय से अधिक संपत्ति होती है, उसको एक चैप्टर जोड़ दिया जाए। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए। और सिंगापुर की तरीके ड्रग स्मगलिंग करने वालों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाया जाए। सिंगापुर ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर्स को फांसी दी जाती है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर्स को आजीवन कारावास दिया जाता है, मरते दम तक, अंतिम सांस तक जेल में रखा जाता है। चीन में भी ये व्यवस्था है, सिंगापुर में भी ये व्यवस्था है, जापान में भी ये व्यवस्था है, इवन ऑस्ट्रेलिया में ये व्यवस्था है, न्यूजीलैंड में ऐसा ही कानून है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलिंग को सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में ड्रग स्मगलिंग के लिए वही 3 से 7 साल की सजा। दूसरा, हमारे देश में फर्जी गवाही अब अपराध नहीं है, तो जो ड्रग स्मगलर हैं ये लाख लाख रुपए खर्च करके फर्जी गवाही इकट्ठा कर लेते। तो फर्जी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। ना झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनानी पड़ेगी, जहां जिससे झूठ पकड़ा जा सके। ऐसा नहीं पता चला नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करने में 6 महीने बाद लाइन आ रही है, 6 महीने बाद नंबर आ रहा है। तो हर जिले में एक लैब बना दिया जाए और कोई बहुत खर्चा नहीं आएगा। 2 करोड़ रुपए एक लैब का खर्चा आता है। 800 जिले हैं भारत में, यानी 1600 करोड़ रुपए खर्च करके पूरे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाएगी। एक पुलिस चार्टर लागू कर दिया जाए कि ड्रग स्मगलिंग का मामला FIR 1 घंटे में होगा और ड्रग स्मगलिंग की जांच 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना ही करना है। मैं तो कहता हूं जिस दिन झूठी गवाही गंभीर अपराध कर दिया जाए, झूठी जांच गंभीर अपराध किया जाए और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य कर दिया जाए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाएगी। अभी तो लंबी जांच इसलिए चलती है क्योंकि पुलिस पीटती नहीं है। जो ड्रग स्मगलर होता है वो सच बोलता नहीं है, गवाही, झूठी गवाही कोई गंभीर अपराध नहीं है, तो पुलिस को बहुत टाइम लगता है। अदरवाइज ड्रग स्मगलर को पकड़े और सीधे उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर ले, टेस्ट करके उससे पूछ ले कहाँ कहाँ से खरीदा, किसने किसने खरीदा, तुम्हारी किससे किससे मदद हुई। तो एक फायदा ये होगा, एक ड्रग स्मगलर पकड़ेंगे तो कम से कम 10 और पकड़ में आ जाएंगे। अभी क्या होता है, एक ड्रग स्मगलर पकड़ते हैं तो केवल उसी को पकड़ते हैं, उसकी पूरी चेन को हम नहीं पकड़ पाते। हम क्या करते हैं कि जहां एक को पकड़ा उसी को सजा दिलाने की कोशिश करते हैं, उसकी पूरी चेन को पकड़ते ही नहीं है। उससे पहले किसने दिया, उसने किसको किसको बेचा, और फिर उसको पकड़ के उसने एक बार जब चेन पकड़ना शुरू कर दें कि भारत में पहली बार ड्रग कहाँ आई, वहां से किसने लिया, वहां से किसको बेचा और वहां से आगे कैसे बढ़ी, जिस दिन चेन को पकड़ना शुरू कर देंगे और ड्रग खरीदना और ड्रग बेचना दोनों का गंभीर अपराध कर देंगे। आज की डेट में क्या ड्रग स्मगलर को पकड़ रहे हैं, उसको सजा हो रही है, जिसने जिसने खरीदा उसको सजा नहीं हो रही है। किसने किसने खरीदा, किसको किसको उसने बेचा, वो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन में भी हम करते ही नहीं है। तो अगर ड्रग स्मगलिंग रोकना है, भारतीय न्याय संहिता को बदलना पड़ेगा। इसमें एक नशा तस्करी के लिए एक चैप्टर डालना पड़ेगा, एक इसमें डालना पड़ेगा काला धन हवाला के लिए एक चैप्टर डालना पड़ेगा, आय से अधिक संपत्ति के लिए इसमें एक चैप्टर डालना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो सबसे पहले ज़रूरी है वो 100 रुपये से बड़े नोट बंद करना पड़ेगा, 2000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। यही तरीका है ड्रग स्मगलिंग को रोकने का। अगर हमने ड्रग स्मगलिंग नहीं रोका तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा, नक्सलवाद नहीं रुकेगा, माओवाद नहीं रुकेगा, जिहाद नहीं रुकेगा, मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा, पत्थरबाजी नहीं रुकेगी,
लैंड जो लफ्ज़ जिहाद लैंड जिहाद का पूरा कारोबार ये नहीं रुकेगा। सारी की सारी फंडिंग कालाधन के ज़रिए होती है, हवाला के ज़रिए होती है। ड्रग स्मगलिंग से जो पैसा आता है वो पूरे देश में फैलता है। केवल माओवादियों को फंडिंग नहीं होती है, केवल नक्सलियों को फंडिंग नहीं होती है, केवल आतंकवादियों को नहीं फंडिंग नहीं होती है, बल्कि जिहादियों को भी फंडिंग होती है, मिशनरियों को फंडिंग होती है। और भारत के बर्बाद करने वाले जितने भी काम हैं वो सब के सब कालाधन हवाला के ज़रिए होते हैं, इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है।